नमस्कार फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1813 एवं 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में, जो कि बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हिस्ट्री का यह टॉपिक है 1813 एवं 1833 का चार्टर अधिनियम। आखिर इसका व्यापारिक यह जो ब्रिटिश की कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लगभग व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सुनिश्चित किया गया था। तो इसी बात को हम लोग को आज इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। भारत में कंपनी शासन की स्थापना से 1813 ईस्वी तक कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से कंपनी द्वारा व्यापारिक तथा राजनीतिक दोनों मोर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। चूंकि 1813 आते आते भारतीय साम्राज्य का बहुत अधिक वृद्धि हो गया था, क्योंकि 1799 तक आप लोगों को पता है मराठा मैसूर का भी था, मैसूर एंड मराठा। 1799 में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, मैसूर इनके अधीन आ गया था। उसके बाद फिर 1817-16 तक मराठा भी इनके अधीन आ गए थे। तो जो साउथ के थे मराठा मैसूर, इनका भी विस्तार हो चुका था। बाकी नॉर्थ जो इंडिया था उस पे तो इनका एक आधिपत्य बहुत पहले से ही था। बक्सर के युद्ध से ही बंगाल वगैरह पे कब्जा हो गया था, और अवध के और दिल्ली के नवाब सारे के सारे संयुक्त रूप से हार गए थे। तो इस इधर तो था ही, इनका साउथ में भी कहीं ना कहीं इनका कब्जा हो चुका था। तो इनकी जो साम्राज्य थी वो बहुत ज्यादा भारत में बढ़ चुके थे। तो उसको संभालने के लिए, चूंकि इनकी संख्या बहुत कम थी ना, ब्रिटिशर्स की संख्या थी ही कितनी, बहुत कम, हमारे एक स्टेट के बराबर भी नहीं थी। तो इन्हें थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए इन्हें भारतीयों को मिलाना था और उसके लिए एक अधिनियम, एक प्रॉपर व्यवस्था बनानी थी। इसके साथ ही अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत लाया गया था और नेपोलियन द्वारा लागू किया गया था महाद्वीपीय व्यवस्था। अब ये नेपोलियन द्वारा लाया गया महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। महाद्वीपीय व्यवस्था, देखिए नेपोलियन जो था वो महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से ब्रिटिश, चूंकि उस टाइम क्या होता था ना कि सारे यूरोपीय कंट्री अपना मतलब उनका औपनिवेशिक होड़ था कि हम ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बना लें, और दूसरे देश का प्रतिस्पर्धा था कि मेरा ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश हो, अर्थात ज्यादा देश हमारे गुलाम हो, ठीक है। उस टाइम तो ब्रिटेन की शक्ति सबसे ज्यादा थी। वहां पे पुर्तगाल भी आए थे, बहुत सारे देश के लोग आए थे, फ्रांस, डच, स्पेनिश, हम सभी लोग जानते ही हैं इस बारे में। तो ब्रिटेन का दबदबा बहुत ज्यादा था, औपनिवेशिक शक्ति उसकी बहुत ज्यादा थी। तो इसको आर्थिक रूप से, चूंकि यूरोपीय कंपनी इसको प्रतिस्पर्धा दे रही थी, फ्रांस एंड पुर्तगाल, कहीं ना कहीं इसी का देन भी रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध भी देखने को मिले हैं। तो ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने के लिए फ्रांस ने महाद्वीपीय व्यवस्था, फ्रांस नहीं कह सकते, सिर्फ कह सकते हैं नेपोलियन के द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया गया। और इस महाद्वीपीय व्यवस्था से हुआ ये कि इन्होंने ग्रुप करके, गुट करके कुछ देश मिलकर के ब्रिटेन को आर्थिक रूप से स्टॉप लगा दी, अर्थात कि उनके यहाँ से सामान का आदान प्रदान करना, निर्यात आयात करना का इन लोगों ने लगभग, यूरोपीय व्यापार के मार्ग को लगभग इन लोगों ने बंद कर दिया था कि इंग्लैंड के कोई भी सामान नहीं आएगी और हमारे यहाँ से कोई भी सामान नहीं जाएंगे। हालांकि एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उसका मतलब जो इंग्लैंड था वो, इसके पास चूंकि बहुत ज्यादा उपनिवेश थे ना, तो यह वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लिया था। अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे रसिया है, तो रूस पे बहुत सारे यूरोपीय कंट्री ने सेक्शन लगाया हुआ है बहुत ज्यादा। इसके बावजूद भी रसिया की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में नहीं है, फिर भी वो अपने आप को लॉन्ग टर्म में बाकी एशियाई कंट्री के देशों के साथ टाई अप करके वो अपना स्टेब्लिश कर चुका है। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम भी देखने को मिलता है, अर्थात कि इतिहास हमेशा रिपीट होती रहती है। तो इन परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, क्योंकि मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थे। यहाँ एक तो साम्राज्य विस्तार हो गया था, वहां पे फ्रांस, नेपोलियन ने भी इनके महाद्वीपीय व्यवस्था लगा दिया था, और इंग्लैंड में भी यह मांग उठने लगा था कि कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार है इतना दिन से, उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा निरंकुश एवं तानाशाह है। और ये जागरूकता लोगों के बीच में क्यों आई? ब्रिटेन के लोग तो खुद गुलाम बनाना चाहते थे, खुद उपनिवेश बनाना चाहते थे, परंतु उनके अंदर ये इतनी अच्छी भावना कहाँ से आ गई? तो चूंकि इतनी अच्छी भावना आने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे था कि देखिए उस टाइम क्या हो रहा था ना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था।
औद्योगिक क्रांति का समय मुख्यतः इंग्लैंड में 1760 से लेकर के 1840 माना जाता है। तो 1760 से 1840 जो औद्योगिक क्रांति थी, इसी दरमियान लोगों के जो जीवन स्तर थे, वहाँ के ब्रिटिशर्स के जीवन स्तर थे और आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी हो चुकी थी, काफी सुदृढ़ हो चुकी थी। तो अब वो वहाँ के लोग जो थे, जनता थे, वो मानवीय मूल्यों की तरफ वकालत करने लगे। वो लोगों को खुद भी मतलब होता है, एक होती है ना इंसानियत, तो वो मानवीय मूल्य, एक आइडियल मानवता की वकालत करने लगे थे। वो लोग सभी को हक के बारे में बात करते थे और उन्हें पता था कि अगर इंडिया में जब तक कंपनी का एकाधिकार रहेगा, ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देना पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं यही 1813 1833 के बाद ही धीरे धीरे हमारे जो अभी भी कानून है, संविधान है, ये क्रमवार 100 सालों का जो क्रमवार सुधार किया गया है, सिचुएशन के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, जो अधिनियम कानून बने हैं, उसी का फल देखने को मिलता है। तो यह ब्रिटिशर्स की ही देन थी। वो लोग यहाँ पे एक गुड गवर्नर, एक अच्छा शासन स्थापित करने का वकालत वहाँ के लोग करने लगे थे। इसी का फलस्वरूप रहा कि भारतीय शासन के आधार में परिवर्तन करते हुए 1833 का चार्टर एक्ट आया और इसी के माध्यम से भारत में कंपनी के शासन को मानवीय स्वरूप देने का प्रयास किया गया कि कंपनी सिर्फ वहां पे तानाशाही कर रही है, अब कंपनी को जरूरत आ गया है कि कंपनी के मनमाने को अंकुश लगाया जाए, एक उचित संवैधानिक ढांचा या स्वरूप दिया जाए जिससे कि एक नियम बनाया जा सके। 1833 के चार्टर एक्ट पर जेम्स मिल, बेंथम एवं लॉर्ड मैकाले का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उनमें 3 प्रभावशाली व्यक्ति जिनके नाम है जेम्स मिल, बेंथम एंड लॉर्ड मैकाले। मैकाले को तो सभी जानते हैं, मैकाले तो हम लोग को याद भी है, बाकी 2 लोग के नाम है तो उनको याद कर लेने हैं। जेम्स मिल थे, जेम्स मिल, बेंथम एंड लॉर्ड मैकाले, जेम्स मिल, बेंथम एंड लॉर्ड मैकाले। तो इन तीनों लोगों का 1833 के चार्टर एक्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। भारतीय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किए गए, एक्चुअली वो क्या किए गए, इसको हम लोग को पॉइंट वाइज समझना है, ठीक है। यहाँ पे जितने दिए गए हैं ना ये सिलेबस, इतना ठीक हम लोग पढ़ लेते हैं, पर इतना मेंस में लिख नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें एक तो बहुत कम में लिखना होता है, 2-3 पेज 4 पेज में ही लिखना होता है। 36 ही पेज होता है ना, 36 पेज ही होते हैं, 8 क्वेश्चन लिखने हैं, उतने स्पेस नहीं मिलते हैं। तो बस इसको शॉर्ट करके लिखना है, पर हाँ हम लोग को पढ़ के समझ जरूर लेना है सबको। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट 1813 यहाँ पे है, चार्टर एक्ट 1833, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया और इन दोनों में क्या क्या बिंदु जोड़े गए हैं, क्या क्या धीरे धीरे सुधार हुआ। 1813 में क्या था, फिर सुधार होकर क्या हो गया, इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहला है कि कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो भारतीय व्यापार का एकाधिकार था उसको 1813 में खत्म कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन से जो व्यापार हो रही थी चाय का, उसका एकाधिकार अभी भी बना रहा था कि चीन से चाय का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यूरोप का नहीं कर सकता है। वहीं 1833 के एक्ट में क्या हुआ कि चाय के व्यापार चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 1813 में जो चाय बच गया था उसको भी 1833 में खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। 1813 में जो कंपनी के भागीदार थे अर्थात कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको जो भी भारतीय राजस्व से इनकम हो रहा था, जो यहाँ से टैक्स लिया जा रहा था, उस टैक्स का 10.5% ही लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1833 में ये कह रहा है, सेकंड पॉइंट, कि भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, किंतु यह निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ठीक। तो 1813 में ही तय हो गया था कि कितने मतलब कंपनी के कर्मचारियों को कितने हिस्से देने हैं। वहीं 1833 में यह इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, परंतु यह डिसाइड किया गया कि अब यहाँ पे शासन ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कंपनी को 1813 के चार्टर में तीसरा जो टॉप पॉइंट है वो है कि कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु स्पष्ट कर दिया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया था। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था ये पहली बार था जब ब्रिटिश के कहीं न कहीं अंग्रेजों के संवैधानिक स्थिति को यहाँ पे मौजूद किया था। इसके पहले मनमाना राज चल रहा था इन लोगों का, तो कहीं न कहीं यह संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया था और यह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तभी तो 1813 से फिर 20 वर्ष के बाद 1833 में जाकर के फिर चार्टर एक्ट बना था, उसमें संशोधन किया गया था और 20 वर्ष के लिए इनको 10.5 लभांश के साथ इनका ही अभी राजस्व पर नियंत्रण रखा गया था। वहीं 1833 में क्या हुआ कि अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने तथा रहने की आज्ञा दे दी गई और वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। तो 1833 में जो कंपनी को एक अधिकार था उसको खत्म करते हुए ब्रिटेन के कोई भी व्यक्ति वहां से बिना अनुमति पत्र के ही भारत आ सकता है, यहाँ पे जमीन खरीद सकता है और यहाँ पे वो बस सकता है। नेक्स्ट 1833 में है कि भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया, अर्थात कि भारत बहुत छोटे छोटे देशी रजवाड़ों प्रांतों में बटा हुआ था। हम सभी लोग को पता है कि जब देश आजाद हुआ था तो 550 से ज्यादा रजवाड़े थे, यहाँ पे छोटे छोटे खंड में बटे हुए थे। तो उनका एक एक केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया कि ताकि जितने भी राजस्व हैं, जितने भी वित्तीय मामले हैं या जो भी संविधान नियम कानून बनाना है, इतने बड़े प्रांत, इतने बड़े देश को चलाने के लिए, उस टाइम तो पाकिस्तान भी भारत में था ना, बांग्लादेश भी था, तो बहुत बड़ा था भारत। तो इसको चलाने के लिए जो वित्त थे या फिर जो उनकी विधायी जो नियम कानून बनाते हैं, जो संसद जिसको हम लोग बोलते हैं अभी, और प्रशासनिक या जो सेना हुई, तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक केंद्रीय स्तर, जैसे अभी हम लोग का भारत देश से केंद्रीय स्तर है, वैसा बनाने का प्रयास किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1833 का चार्टर एक्ट में कि बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, क्योंकि अभी तक प्रांतों के अनुसार शासन चल रहा था। अब पहली बार हुआ कि केंद्रीयकरण किया गया 1833 में। जब केंद्रीयकरण किया गया तो पूरा एक राष्ट्र का नाम दिया गया भारत, और भारत का फाइनली वो जाकर के गवर्नर जनरल बन गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1833 के चार्टर में कि गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा फौजदारी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था तथा निर्देशन का अधिकार दिया गया। और जब भारत का गवर्नर जनरल फाइनली 1833 में बना तो उनको क्या अधिकार मिले, जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रपति को अधिकार है नागरिक, सिविलियन मैटर तथा फौजदारी कार्य, अर्थात कि जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जल थल और नभ, तो वैसे ही फौजदारी कार्यों का नियंत्रण इनको दिया गया। इसके अलावा नागरिक, सिविलियन मैटर को गवर्नर जनरल को नियंत्रण दे दिया गया 1833 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल के साथ मद्रास, बंबई और अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रखा गया। इसके पहले क्या था कि बंगाल का अलग थे प्रांतीय, मद्रास अलग था एंड बंबई अलग था। अभी क्या हुआ कि सभी को, ये सारे चारों पांचों जितने भी प्रांत थे, प्रमुख क्षेत्रीय प्रांत थे, इन सभी को मिला करके केंद्रीय स्तर अर्थात कि भारत के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। वही 1813 में क्या हुआ था कि सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। तो ये तो हम लोग अभी ऊपर ही पढ़ लिए थे कि 1813 के चार्टर में चीन के साथ सिर्फ एक अधिकार था चाय का, ब्रिटिश कंपनी का, बाकी भारत के साथ जितने भी व्यापार थे उनके एक अधिकार को समाप्त करके ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। तो वही सेम बातें यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1813 के चार्टर एक्ट में कि नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को परिभाषित किया गया और उसका विस्तार भी किया गया तथा 1813 के चार्टर एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी किया गया था। वहीं नेक्स्ट बोल रहा है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा भी प्राप्त होगी और 1813 में ही
ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा मिल गया कि भारत में जा करके यहाँ पे अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था ना, ब्रिटेन में उस टाइम समझने का प्रयास कीजिए क्या चल रहा था कि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति थी। वहाँ पे लोग मानवीय मूल्यों, लोगों को सभ्य बनाने पे ज्यादा जोर दे रहे थे और उनको लगता था कि भारतीय लोग असभ्य हैं और उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पे छूट दे दिया और भारत में आकर के उन लोगों ने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। और कहीं ना कहीं इसी का दिन रहा कि धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि हमारी सांस्कृतिक भावनाएं आहत हो रही हैं और इनको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप लिया और 1857 की क्रांति भी हमें बहुत बड़ा स्तर पर देखने को मिलती है। और 1813 में ईसाई मिशनरियों के आगमन का अनुमति मिल गया। इसके अलावा ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस बनाने की आवश्यकता पड़ती थी, परंतु 1833 में इस लाइसेंस बोर्ड को भी समाप्त कर दिया गया था। 1833 में अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे लोगों को आने की भी अनुमति मिल गई, धर्म प्रचार करने की भी, लेकिन जब वहाँ के इंजीनियर और व्यापारी आएंगे तो अनुमति लेके आएंगे, बिना अनुमति का नहीं आएंगे। ठीक, देखिए 1833 में इसे भी समाप्त कर दिया गया और सभी लोगों को अधिकार दिया गया कि आप जाइए, जमीन खरीदिए, घर बसाइए और जो करना है कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए, शासन कीजिए वगैरह। तो 1833 का चार्टर एक्ट में सभी गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उसे ही इसके व्यय का अधिकार दिया गया था। बम्बई मद्रास को तो इनके कंट्रोल में रखा ही गया। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल है उसकी ही अनुमति से कुछ भी व्यय या करने का, खर्च करने का, जो संचित निधि थी या फिर जो कर इकट्ठा होते थे उसको खर्च करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि सब परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया तथा मद्रास और बम्बई की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर देगी। और जो इन क्षेत्रीय प्रांतों में बटा हुआ था, बंगाल, बम्बई और मद्रास, तो इनकी भी क्षेत्रीय शक्तियां, इनकी कानून बनाने की शक्तियां समाप्त कर दी गई। अब एक परिषद बनाया गया जो गवर्नर जनरल के अधीन था और वही पूरे भारत के लिए एक नियम और कानून बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में 1/4 सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। जो 3 लोगों का गवर्नर जनरल का परिषद था उसमें 1/4 सदस्य आ गए थे विधि विशेषज्ञ जो कानून के जानकार थे। और मैकाले पहले व्यक्ति थे जो विधि विशेषज्ञ बने थे। मैकाले पहले व्यक्ति थे जो विधि विशेषज्ञ थे और इनको भी 4 लोगों का एक परिषद बनाया गया गवर्नर जनरल के अधीन। और ये पूरे भारत के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए या फिर शासन करने के लिए जो भी कानून बन सकते थे वो बनाते थे। भारतीय कानून को संचालित एवं संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की भी नियुक्ति की गई और एक विधि आयोग भी बनाया ताकि यहाँ के कानून को सुदृढ़ तरीके से संचालित किया जा सके। बिना कानून का तो शासन हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उचित न्याय नहीं मिलेगा। कानून नहीं रहेगा तो उचित न्याय नहीं मिलेगा। इस एक्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले भारतीयों को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके वह योग्य है वंचित नहीं किया जाएगा। और पहली बार 1833 में यह आया कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म, जाति, नस्ल या किसी भी आधार पे भेदभाव के आधार पे उसको अगर वो अपनी काबिलियत रखता है तो उसको उस पद पे रखा जाएगा, पद पे, और उसको अयोग्य नहीं करार दिया जाएगा। जबकि पहले की हमारी परंपरा संस्कृति ऐसी नहीं थी। तो यह पहली बार हुआ, बहुत अच्छी चीज हुई जो एक कानून बना। और इस कानून में किसी भी व्यक्ति को अगर वह योग्य है तो उसको जाति, धर्म, नस्ल या रंग के आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 1833 की ही चार्टर अधिनियम में जो दास प्रथा इतने दिनों से विद्यमान चली आ रही थी, भारत की कुरीति, उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो अब धीरे धीरे चूंकि कानून बनना शुरू हो गया था, अब 1833 से ही ब्रिटेन के राजा के नाम पे यहाँ पे शासन हो रहा था, तो होना स्टार्ट हो गया था। तो कहीं न कहीं सुधारवादी जो विधायी सुधारवादी नीतियां हैं वो देखने को मिलती हैं।
1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की भी व्यवस्था की गई। तो कंपनी का जो इनकम था, टैक्स था, उसमें से 10% के आसपास तो इसके कर्मचारियों को दिया जाता था, परंतु जो 90% बचे उसमें बहुत सारे विभिन्न भागों पे खर्च किया गया, जिनमें से प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की, भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए भी करने की इन लोगों ने घोषणा की और उसे अलग से पारित किया था। 1813 एवं 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी की व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति करते हुए भारत में मुक्त व्यापार की नीति प्रारंभ की गई। तो 1813 एवं 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया और कर भी दिया गया, सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ के। साथ ही भारत में कंपनी के प्रशासन को मानवीय स्वरूप भी प्रदान करने के लिए शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो कंपनी के प्रशासन को मानवीय स्वरूप देने के लिए शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। वहीं 1833 के चार्टर एक्ट के धारा 87 से विभेद की समाप्ति तथा दास प्रथा को समाप्ति की प्रावधान किया गया, जो कि बहुत ही बड़ी पहल थी, बहुत ही बड़ी स्टेप थी। 1833 में ही जो भारतीय कुरीति थी, दास प्रथा, उसको समाप्त किया गया था धारा 87 के तहत। वहीं 1813 के अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हुआ, जिसने आगे के वर्षों में कहीं न कहीं शिक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक मामले में भारत के जनजातीय क्षेत्रों में गहरा प्रभाव छोड़ा था। क्योंकि कहीं न कहीं भले उस टाइम के तत्कालीन जो यहाँ के लोग थे या जनजाति थे, वो इन लोगों के धर्म परिवर्तन की वजह से, ईसाइयों के धर्म परिवर्तन की वजह से क्रुद्ध हो गए थे। इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ, वो अलग मैटर है, परंतु कहीं न कहीं इनके अंदर कुछ जनजातीय लोग जो पढ़े लिखे या फिर जो भारतीय जनता थे, उन लोगों की, ईसाइयों की संस्कृति को समझे और अपनी जो धर्म में विद्यमान कुरीतियां थी, जैसे कि मानव बलि प्रथा, जो कि कितने बुरी है, सोच के ही कितना खराब लगता है कि मानव बलि, लोग अपने बच्चे का बलि देते थे भगवान को, काली माता को खुश करने के लिए। पशु बलि, जो तो अभी भी विद्यमान है, पशु का बलि। पशु प्रेम का पाठ तो अशोक ही पढ़ाते थे मौर्य साम्राज्य में, परंतु आज भी लोग खुशी खुशी पशु का बलि चढ़ाते हैं काली माता या फिर किसी भी भगवान को खुश करने के लिए। तो ये सारी कहीं ना कहीं इसको लोगों के अंदर जागरूकता आई और लोग उनकी संस्कृति से सीखे, भले ही अपनी संस्कृति में कुछ सुधार किया, और इसी वजह से उस टाइम भारतीय पुनर्जागरण का भी उदय हुआ था। राजा राम मोहन राय जैसे लोग आए और भारतीय जो आर्य समाज वगैरह का उदय हुआ। कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ही देन था कि इन लोगों ने अपने धर्म में सुधार की आवश्यकता महसूस की और रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागने का आह्वान किए थे। ठीक है, नेक्स्ट का है, लास्ट है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, फाइनली ये निष्कर्ष है, यहाँ पे निष्कर्ष लिख दीजिए। तो निष्कर्ष यह है कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 1813 और 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसका प्रभाव भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार से, क्योंकि 1813 में धर्म भी आया, राजनीति भी सुधार हुआ, सामाजिक जो कुरीतियां थी, दास प्रथा वगैरह, वो सभी समाप्त हुए, शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, आर्थिक रूप में भी वृद्धि देखने को मिली। तो इन सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा था और इस अधिनियम के प्रावधानों का मूल उद्देश्य यह था कि भारत में इंग्लैंड के साम्राज्यवादी हितों की रक्षा तथा आर्थिक हितों की पूर्ति को अबाध रूप से जारी करना था। और कहीं न कहीं अंग्रेजों को इससे फायदे भी हुए, भले ही भारत के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं न कहीं ये कुछ सुधारात्मक स्टेप थे। ठीक है, सुधारात्मक स्टेप थे, परंतु इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ पे शासन करने थी लंबे समय तक। तो चूंकि यहाँ पे वो सुधार नहीं करते, यहाँ पे लोगों के साथ न्याय नहीं करते, तो और जैसे ऊपर ही हम लोग पढ़े थे इसका भूमिका में ही कि साम्राज्य उनका विस्तार हो चुका था, उनकी संख्या बहुत कम थी, यूरोप में उनके कंडीशन ठीक नहीं थे, तो यहाँ के कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को वो जागरूक करना चाहते थे और जागरूक करके अपने साथ मिलाना चाहते थे, क्योंकि वो अकेले सिर्फ यहाँ पे शासन नहीं कर सकते थे। यहाँ के लोगों को दिखाना चाहते थे कि हमारी शासन, हमारी व्यवस्था कितनी
सभ्य है, कितनी अच्छी है, कितनी मानवीय या लोकप्रिय है, जिसकी वजह से उन लोगों ने ये सारे सुधारात्मक कार्य किए थे, अपने ही बेनिफिट के लिए किए थे, परंतु भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे स्टेप्स थे। ठीक, तो इस प्रकार से वो अपने आर्थिक हित की पूर्ति, उनका क्योंकि मेन मोटो क्या था, वो कंपनी थे, तो उनका आर्थिक हित जो था ना वो अबाध रूप से चलते रहे, बिना बाधा के चलते रहे। तो चूंकि यहाँ के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे ना, उनकी जो आर्थिक हित थे वो बहुत अच्छे से नहीं चल सकते थे। तो उनका मेन मोटो, शिक्षा भी इसीलिए वो लाए थे कि यहाँ के कुछ वर्गों को वो क्लर्क वर्ग बनाना चाहते थे, ताकि यहाँ के लोग क्लर्कियल बने, यहाँ के लोग हमारे शासन तंत्र में आए और हमारे लिए काम करें। ठीक, तो इसी के साथ यह वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है सहायक संधि प्रणाली और व्यक्तिगत सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।